शंकर और नंदिनी ने सोचा था कि चंद्रिका, बालू और बंदर की शरारतें कम हो जाएंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन जिस तरह कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है, उसी तरह ये दोनों बच्चे और बंदर नटखट बातें करते ही रहे। ऐसे ही एक दिन शंकर अपने सफेद बालों पर हेयर डाई लगाने के लिए आईने के सामने बैठता है और सारी चीजें रखना शुरू करता है। दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और पापा, आप क्या कर रहे हो? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? मैं अपने बालों में डाई लगा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। बाहर जाओ और बिना किसी शरारत के खिलौनों से खेलो, जाओ। शंकर उन्हें भेज देता है और डाई से भरा प्याला उठाता है। प्याला उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। बालू ने देखा, अरे रे, चाय का प्याला नीचे गिरा दिया। इसलिए हमने कहा कि मदद करेंगे, पर आपने सुनी नहीं। अब आप ही देखो, सब कुछ फर्श पर गिर गया ना। ठीक है, तो क्या हुआ? एक और पैकेट है ना, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। आप कम से कम हम कहते हैं पापा, आप चैन से बैठो ना। शंकर इस बार मान गया और ठीक है, पैकेट उस छोटे से शेल्फ पर है, तुम उसमें थोड़ा पानी डाल के अच्छे से लगाओ। दोनों बच्चे डाई तैयार करने के लिए प्याला लेते हैं। शेल्फ पर डाई पैकेट के साथ साथ उन्होंने चूहों की दवा भी देखी। दीदी, अगर हम इस दवा को डाई में मिलाएंगे तो फिर क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। अगर हम इसे एक बार मिलाकर अपने पिता के बालों में लगाएं तो पता चल जाएगा। ये सोचकर वे चूहों की दवा को डाई में मिला देते हैं और अपने पिता के पास लगाने जाते हैं। पापा, कुछ देर बिना हिले डुले बैठो, हम आपके बालों में डाई लगाएंगे। शंकर के बालों में वो अच्छे से रंग लगा देते हैं। कुछ देर बाद शंकर स्नान करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ मिनटों के बाद बाथरूम से जोर जोर से चीख पुकार मच जाती है। चीख पुकार सुनकर नंदिनी उस कमरे में भाग के जाती है। शंकर के सिर पर बाल ही नहीं होते। ओह, ये क्या हो गया जी? तुम्हारे सिर के बाल कहाँ गए? नंदिनी चिंता से शंकर से पूछती है। तब शंकर, ये सब हमारी बच्चों की शरारत से हुआ है। जब मैं अपने बालों को रंगने की कोशिश कर रहा था तो वे मेरी मदद के लिए आए। उसमें उन्होंने कुछ मिलाकर मेरे बालों में लगाया। जब मैंने नहाया तो पूरे बाल झड़ गए। कहाँ है ये बच्चे? आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। वो बच्चों को पुकार कर चिल्लाता है। वो उससे डरकर, हे भगवान, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो आज हमारी खैर नहीं। बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शंकर उन्हें पकड़ लेता है और एक कमरे में लाकर लाठी से पीटता है। तुम्हारी शरारतों की कोई सीमा नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने अपने पूरे बाल गंवा दिए। वो उन्हें बुरी तरह पीटता है और बच्चे उस कमरे में रोते रहते हैं। तभी बंदर वहाँ आता है और उन पर हंसता है। भगवान की कृपा से मैं आज बच निकला। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मुझे भी डंडे की मार पड़ती। बंदर उन पर हंसता है। कुछ दिनों बाद चंद्रिका, बालू और बंदर एक दिन खूब खेलते हैं और थक जाते हैं। मुझे भूख लगी है बहुत और कुछ खाने का मन कर रहा है। हाँ, हम भी भूखे हैं, लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है आज। खाना बनने तक अब क्या करेंगे हम? आज हम कुछ नए तरीके से चुरा कर खाएंगे। कैसे? यहाँ पास में एक दुकान है। दुकान के सामने की तरफ खाने का सामान लटका हुआ है। मैं ऊपर जाकर उन्हें ऊपर से ले लूंगा, फिर हम सब खा सकते हैं। वे एक योजना बनाते हैं। बंदर ऊपर चढ़ जाता है और केले का एक गुच्छा उठा लेता है। थोड़ी दूर खड़े होकर बच्चे उसे देख रहे हैं। फिर बंदर कुछ और सामान खींचने की कोशिश करता है। ये देख दुकानदार बंदर का पीछा करता है और बंदर को पकड़कर मारता है। ये देख बच्चे दौड़कर अपने घर पहुंच जाते हैं। भगवान, हम बच गए आज तो। अगर हम उस दुकानदार द्वारा पकड़ लिए जाते तो हमारे पापा हमें मार ही डालते। सच में, हे भगवान। चंद्रिका ने कहा। 2 दिन गुजर गए। एक दिन नंदिनी की बहन सरला उनके घर आती है। दीदी, हमारे पापा ने कहा कि मेरी शादी इसी जगह तय करेंगे, इसलिए मैं यहाँ कुछ समय पहले आ गई। हाँ, पापा ने मुझे फोन पर पहले ही बता दिया। तुम इस हफ्ते घर में रहो और अपना ख्याल रखो। नंदिनी ने ऐसा कहा। एक दिन सरला अपने चेहरे पर मेकअप करने बैठ जाती है। इसी बीच चंद्रिका, बालू और बंदर वहाँ आ जाते हैं।
मासी, हमें बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। आज आपके लिए करी मासी? चंद्रिका ने ऐसे पूछा। उनकी शरारतों से बेखबर सरला उनकी इच्छा मान जाती है। बच्चे सारा मेकअप तैयार करते हैं। बंदर इसमें कुछ ब्लीचिंग पाउडर मिलाता है। बच्चे सरला का मेकअप करते हैं। अगली सुबह सरला को अपना चेहरा काला और उस पर बहुत सारे धब्बे दिखाई देते हैं। अपना चेहरा देखकर सरला और जोर से चिल्लाती है। शंकर और नंदिनी जल्दी से वहां आते हैं और सरला का चेहरा देखकर चौंक जाते हैं। अरे बहन, ये क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा काला कैसे हो गया? सच बताओ, क्या इन बच्चों ने तुम्हारे साथ कुछ किया है सरला? हाँ, यही हुआ। ये कहकर कि वे मेकअप करना जानते, उन्होंने मेरे चेहरे पर कुछ लगा दिया, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा हो गया। तब शंकर और नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है और उनकी शरारत की कोई हद नहीं है। ढीठ हो गए हैं। वे तीनों को पकड़कर एक कमरे में बुरी तरह पीटते हैं। सगाई खत्म होने तक तुम तीनों इसी कमरे में सड़ो। अगर बाहर निकले तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा। वो उन्हें चेतावनी देकर उस कमरे में ताला लगा देता है। क्योंकि सरला का चेहरा खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने सगाई को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया। 1 हफ्ते के बाद जब सगाई होने वाली होती है, नंदिनी के पिता उन्हें फोन करते हैं। बेटी नंदिनी, सरला की सगाई रद्द हो गई। लड़का अच्छे चरित्र का नहीं, उसने पहले ही एक लड़की से शादी कर ली और दूसरी शादी कर रहा था। ये खबर हमें पता चल गई, हमारी बच्ची बच गई। तुम सरला को घर आने को कहो। वो टेलीफोन कॉल काट देता है। शंकर और सरला नंदिनी से बातचीत सुनते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों की शरारत की वजह से ऐसा हुआ। उन्हें बुरा लगता है और बंद कमरे से बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। बच्चों को खेलने की आजादी दे दी जाती है। बच्चे पहले की तरह अपनी शरारतों से मौज मस्ती करने लगते हैं। धर्मावर नामक गांव में सुमा बड़ी बहन और रामू उसका छोटा भाई रहते थे। अभी हाल ही में दोनों के माता पिता का निधन हो गया था और दोनों अनाथों की तरह रह रहे थे। उनके पास एक छोटा सा घर था और आधा एकड़ जमीन। एक दिन उन बच्चों के पास उस गांव का रामू नाम का आदमी आया। बच्चों, अपने माता पिता को खोने के बाद मुझे लगता है तुमको परेशानी हो रही, इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम इस जमीन को मुझे बेच दो और मैं तुमको पैसे दूंगा। उसने बच्चों से पूछा। फिर बच्चे, हमारा बेचने का इरादा नहीं है। अपने माता पिता की याद के रूप में हमारे पास बस ये जमीन और एक घर है। अगर हम इन चीजों को बेच दे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास रही तो बेकार हो जाएगी ना। ढेर सारे बेकार के झाड़ उगाएंगे। लेकिन अगर तुम मुझे दोगे तो मैं उसमें कोई फसल उगा सकता हूँ ना। हम भी इस खेत की जुताई शुरू करेंगे अंकल, और फसल भी उगाएंगे। खेत में फसल उगाना कोई आसान काम नहीं है बच्चे। आजकल खेती में हर तरफ से घाटा है और हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। जो मेरे दिल में था मैंने तुम बच्चों से कह दिया। अब जब भी बेचने का इरादा करो और जरूरत हो तो मुझे बता देना। उसने कहा और वहां से चला गया। फिर उसकी बहन भाई से, भाई, उसने जो कहा वो मुझे सही लगा। खेती करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और ये आसान नहीं है। अभी खाना खाने और जरूरत की चीजों के लिए पैसा ही नहीं, तो हम खेती करके पैसा क्यों नहीं कमा सकते? उन दोनों ने इसके बारे में सोचा और अगले दिन वे उस जमीन के पास पहुंचे। बहन, पहले हमें इसे साफ करने की जरूरत है। फिर हम तय करेंगे कि हमें कौन से बीज डालने हैं और कुछ बीज लेकर आएंगे। उसने कहा और उन्हें एक छोटा सा हल भी मिल गया और वे दोनों हल से जमीन जोतने लगे। शाम तक उन्होंने जमीन की सफाई कर दी। दीदी, अब जमीन तैयार हो गई है। आप कौन से बीज बोना बेहतर होगा? अभी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो चलो थोड़े से पैसे से जो भी अच्छा हो वो करते हैं। वे दोनों सोच रहे थे कि कौन से बीज बोए। कुछ देर बाद सुमा को याद आया कि उसने घर में एक डिब्बे में कुछ कद्दू के बीज देखे थे। हाँ भाई, जब माँ और पिताजी जीवित थे तो वे कद्दू के बीज डालते थे और कद्दू उगाते थे, और हम भी वही कर सकते हैं। मैंने एक डिब्बे में कद्दू के बीज भी देखे, तो हम कद्दू के बीज ही जमीन में क्यों ना बोते?
तो कद्दू उगाना एक बहुत अच्छा आइडिया है दीदी। हमें कोई भी बीज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। फिर वे घर के अंदर गए और बॉक्स में कद्दू के बीज देखे और दूसरे दिन भोर को उन्होंने बॉक्स में से बीज निकालकर खेतों में डाल दिए। ऐसे 10 दिन बीत गए। सभी जगह पौधे अच्छे से उग आए। दोनों पौधे उगे देखकर बहुत खुश हुए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कद्दू के सभी पौधे अच्छे से उग रहे थे। खेत के बीच में एक जादुई कद्दू का पौधा भी था जो रोजाना बच्चों को देख रहा था। जब उन्होंने देखा कि उनका खेत कद्दू से भरा हुआ है तो वे बहुत खुश हुए। भैया, आज अपने खेत को देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि खेत में पौधे उगाए हैं। पौधे अच्छे से बढ़ भी रहे हैं तो फसल भी मिलेगी, तो हमें बहुत पैसा मिल सकता है। वे बहुत उत्साहित थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अप्रत्याशित रूप से भारी बारिश हुई और तेज बारिश होने लगी और उनके घर के सामने पानी बहने लगा। पानी देखकर दोनों बच्चे डर गए और एक ऊंचे स्थान पर रहने चले गए। क्योंकि भारी बारिश हो गई थी, उनके घर के सामने बहुत पानी था। बारिश से सभी पौधे भी बह गए। 2 दिन बाद जब बारिश थमी तो दोनों बच्चे अपने खेत और घर देखने आए, लेकिन उनका घर बाकी नहीं बचा था। अरे रे, हे भगवान, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें बहुत उम्मीदें थी लेकिन हमने सब कुछ खो दिया। अपना घर भी खो दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? वे खेत के पास गए। खेत के बीच में केवल एक कद्दू पड़ा था और वो कद्दू बहुत बढ़िया दिख रहा था। एक अकेला कद्दू खेत में पड़ा हुआ देखकर, दीदी देखो जरा, वहाँ बाढ़ के बाद सिर्फ एक कद्दू रह गया है वहाँ। तो वे उस कद्दू के पास गए। उस बाढ़ में ये पौधा कैसे बच गया? ठीक है दीदी, लेकिन अब हम क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपना एकमात्र घर खो दिया और हमने फसल भी खो दी। अब हमारे पास कोई सहारा भी नहीं है। चलो उस आदमी के पास जाकर उस जमीन को बेच देते हैं, कम से कम कुछ पैसे तो होंगे, नहीं तो हमारी हालत खराब ही रहेगी। तो दोनों बच्चों ने उस आदमी के पास जाने का फैसला किया। तभी वो जादुई कद्दू ने बुलाने लगा, बच्चों, अपनी जमीन किसी को मत बेचो। उसने उन्हें बुलाया। जब कद्दू बोला तो वे चौंक गए और तुरंत कद्दू के पास गए। अरे, तुम एक कद्दू हो ना? फिर तुम हमसे कैसे बात कर रहे हो? मैं कोई एक साधारण कद्दू नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई कद्दू हूँ। जिस दिन से मैं तुम्हारे खेत में आया हूँ, मैं तुम दोनों को देख रहा था और तुम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हो, मुझ में तुम पर दया आ रही थी। इसलिए मैं किसी तरह तुम्हारी मदद करना चाहता था। ये कहकर कद्दू बहुत बड़ा हो गया। अब से बुरा मत मानना कि तुम्हारे पास घर नहीं है। इस जादुई घर में तुमको सब कुछ मिल जाएगा। कद्दू ने ऐसा कहा। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए और उस घर में चले गए। उस घर में सभी सुख सुविधाएं थी और वो बहुत सुंदर था। तब उन्होंने कद्दू का शुक्रिया अदा किया और वे दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे।